नमस्कार। 2 दिन पहले एक घटना घटती है और उस घटना में ईरान का एक युद्धपोत था जो भारत में युद्ध अभ्यास के लिए आया था। न सिर्फ आया था बल्कि उसने भारत द्वारा आयोजित युद्ध अभ्यास में भाग भी लिया था। हमारी राष्ट्रपति महोदया को उस वार्षिक में युद्धपोत ने सलामी भी दी थी। हमारे देश के विशाखापट्टनम शहर की सड़कों पर उस वार्षिक पर रहने वाले 200 से ज्यादा नाविकों ने परेड भी की थी। और जब वो युद्धपोत लौट कर जा रहा था तो आप सभी को पता होगा कि उसके ऊपर अमेरिका के एक पनडुब्बी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, अटैक किया जाता है और उस जहाज को नष्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद में लगभग 30 लोगों की जान बचाती है श्रीलंका की नौसेना और इसके बाद में लगभग 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। चूंकि ये वो नाविक भारत सरकार के आमंत्रण पर आए थे, इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में भारत सरकार के प्रति ये भाव है कि सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट इस केस में होनी चाहिए थी। वहीं दूसरे पक्ष के लोग जो हैं बात पर दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जो सरकार का बचाव करते नजर आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या भारत की वास्तव में जिम्मेदारी बनती थी हमारे द्वारा आमंत्रित, हमारे आमंत्रण पर भारत आए एक युद्धपोत की रक्षा करने में, या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी। जो श्रीलंका की नौसेना ने जो उस युद्धपोत के ऊपर तैनात नाविकों की जान बचाई, श्रीलंका ने क्यों बचाई, भारत ने क्यों नहीं बचाई, भारत सरकार मौन क्यों है, भारत सरकार अपना विरोध दर्ज क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए, इस नक्शे के माध्यम से जानते ये है हमारा प्यारा सा देश भारत, और भारत में जो घटना घटी है वो लगभग इस पॉइंट के ऊपर घटना घटी है। वो घटना घटी है यहां। ये जो पनडुब्बी थी वो इस क्षेत्र में थी और इस क्षेत्र में अंतिम भूभाग है जिसे कन्याकुमारी का केप कैमोरिन कहते हैं। कन्याकुमारी और उसके बीच में जो दूरी थी वो लगभग 340 किलोमीटर की दूरी थी। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका और उस युद्धपोत की दूरी जो थी वो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की थी। अब चूंकि सवाल ही उठ रहा है कि सरकार को इसका विरोध क्यों नहीं जताया, या ईरान की युद्धपोत का जो सपोर्ट है भारत ने, बचाव है, वो क्यों नहीं किया। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि किस प्रकार से चीजें होती हैं। देखिए, कोई भी देश होता है, किसी भी देश का जो तट है वो 3 भागों में बटा होता है। जो पहला भाग जिसे मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये तटरेखा से 12 किलोमीटर दूर का होता है और इसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। जल सीमा समुद्री भाषा में हम इसको नॉटिकल माइल कहेंगे। 12 नॉटिकल माइल के बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र। जो संलग्न क्षेत्र है वो तट से लेकर के 24 नॉटिकल माइल संलग्न क्षेत्र होता है। और उसके बाद सबसे अंत में आता है ये जो क्षेत्र है जिसे मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्षेत्र, इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये रहता है 200 नॉटिकल माइल, किससे, तट से। किसी भी देश की अंतिम जल सीमा जो होती है वो 200 किलोमीटर तक होती है, जिसे मैं रेड से भी हाईलाइट कर देता हूं जी। यानी हम यूं कहें कि कन्याकुमारी से 200 समुद्री मील की दूरी तक जो क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र है, और 200 समुद्री मील की दूरी के बाद जो क्षेत्र है वो कहता है इंटरनेशनल सी या अंतरराष्ट्रीय समुद्र। तो हम देखते हैं कि जो ईरान की जो युद्धपोत थी वो हमारे कन्याकुमारी तट से 340 नॉटिकल माइल की दूरी पर थी, कि वो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में थी। तो नियम के अनुसार देखा जाए तो भारत सरकार की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यह घटना नहीं घटी है, बल्कि यह घटना घटी अंतरराष्ट्रीय समुद्र में, जो जहां पर जहाजों का आना जाना, पनडुब्बियों का आना जाना स्वतंत्र रहता है। तो इस प्रकार से हम नियम के अनुसार हम देखें तो हम बच जाते हैं, यानी भारत सरकार अपनी जगह सही है। वही दूसरी बात आती है नैतिकता की। दूसरी बात आती है नैतिकता की। चूंकि भारत जो है एक समझौते के तहत हिंद महासागर के 30% एरिया में, क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को है। भारत सरकार जितने भी व्यापारिक जहाज गुजरते हैं सबको सुरक्षा प्रदान करती है, समुद्री लुटेरों से, डाकुओं से, या अन्य प्रकार के जो थ्रेट्स हैं, खतरे हैं, उनसे। चूंकि ये जहाज भारत आया था और भारत के विशाखापट्टनम में जो नेवल एक्सरसाइज थी
युद्ध अभ्यास था, उस युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए आया था। और वो युद्धपोत जो था जा रहा था ईरान, लेकिन चूंकि अमेरिका ने उसके पहुंचने से पहले आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, जिसके कारण वो नेवल शिप जो था, वारशिप जो था, वो वारशिप यहीं पर अटक जाता है। यहां खड़े होने से पहले या नष्ट होने से पहले वो श्रीलंकन सरकार से परमिशन लेता है कि साहब हमें रुकने दो, लेकिन श्रीलंका की सरकार भी उसे रुकने नहीं देती है। तो वो जो स्वतंत्र समुद्री क्षेत्र था वहां रुकता है और उसके ऊपर यूएसए की सबमरीन है वो आक्रमण करती है और उसको नष्ट कर देती। तो यहां पर जो दो प्रकार की बातें आती हैं, एक होती है नियम की और दूसरी होती नैतिकता की। एक होते हैं कि हम नियम के अनुसार चलें, तो नियम के अनुसार भारत सरकार की किसी भी कोई प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी, क्योंकि वो हमारे समुद्री क्षेत्र में नहीं था, वो एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में था। और युद्ध अभ्यास समाप्त होने के बाद वो स्वतंत्र रूप से जा रहा था, तो हमारी नियम के अनुसार जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन दूसरी जिम्मेदारी है नैतिक जिम्मेदारी। नैतिकता के आधार पर उस युद्धपोत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती थी, क्योंकि वो जो ईरानी आए थे, ईरान का जो जहाज आया था युद्ध अभ्यास के लिए, वो हमारे अतिथि थे युद्ध अभ्यास में और हमारे अनुरोध पर आया था। और ऐसे समय आया था जब ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव चरम अवस्था पर था, और यूएसए ने पहले हाँ भर दिया था कि मैं भी इस युद्ध अभ्यास में भाग लूंगा, लेकिन अंतिम समय यूएसए मुकर गया था। 200 से ज्यादा जहाजों ने उस युद्ध अभ्यास में भाग लिया था, जिसमें से 26 अलग अलग देशों के जहाज थे, बाकी भारत के जहाज थे। तो चूंकि वो ईरानी जो लोग थे, जो ईरानी युद्धपोत था, वो हमारा मेहमान था, और मेहमान की रक्षा करना नैतिकता कहती है, लेकिन नियम के अनुसार हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि चूंकि ये जो समय है, वो समय जो है वो युद्ध का है, और कहा जाता है कि युद्ध काल में नैतिकता मायने नहीं रखती, नियम मायने नहीं रखते, बल्कि स्वहित मायने रखते हैं। चूंकि हम इतने शक्तिशाली देश नहीं हैं कि सीधे यूएसए से टकरा जाएं। आप सभी को पता होगा, हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, यूएसए ने प्रेशर डाला, हमने मना कर दिया, क्योंकि कुछ हमारी मजबूरियां हैं, बाध्यताएं हैं, उन बाध्यताओं को भी देखना है सरकार ने, देश के 140 करोड़ लोगों को भी देखना है। तो ऐसे समय पर निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, और इस समय जो सरकार ने निर्णय लिया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बहुत सारे कारण होंगे। हम दबाव भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर होती हैं। तो कहीं ना कहीं युद्ध काल में भारत ने नैतिकता से ज्यादा अपने आप को जो है वो रखा है हमारे स्वहितों की कसौटी पर, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। अमेरिका वही अमेरिका है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए यूएसएस इब्राहिम लिंकन नाम का विशाल युद्धपोत लेकर के आ गया था, और उस समय इसी अमेरिका से रक्षा की थी हमारी रूस ने अरब सागर में अपना युद्धपोत लगा दिया था। लेकिन वर्तमान परिवेश को देखें तो हमारे स्वार्थ अब रूस से ज्यादा अमेरिका से जुड़े, क्योंकि भारत का जो व्यापार है वो $7 अरब से ज्यादा का व्यापार सरप्लस है हमारा अमेरिका से। अमेरिका अगर चाहे तो हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ सकता है, तो हमने अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी, और रशिया का जो था, रशिया से हमने व्यापारिक समझौते कम कर दिए, तेल खरीदना कम कर दिया। हमने प्राथमिकता किसको दी? अमेरिका को दी। हालांकि ऐसे निर्णय लेना आसान नहीं होता है, पर फिर भी भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय कहीं ना कहीं नैतिकता को भारत सरकार ने छोड़ दिया है, और स्वहित के कारण, या दूसरी तरफ हम कह भी सकते हैं कि दबाव के कारण जो है, भारत अभी तक अपने आप को इस युद्ध से तटस्थ रखे हुए है, किसी भी पक्ष की तरफ नहीं झुक रहा है। और इसी मामले में अगर यूएस को भारत सरकार जो है अपना विरोध दर्ज करती, तो कहीं ना कहीं हम यूएस हमारे खिलाफ जा सकता था, क्योंकि यूएस के सिंहासन पर आज ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे हम सनकी या तानाशाह नाम दे सकते हैं, जो चाहे दुनिया में वो कर सकता है। आप देख सकते हैं कि एक देश के राष्ट्रपति को उठवा दिया, और जब उससे पूछा गया कि आपने एक राष्ट्रपति को उठा दिया, तो बोलता मैं इसको राष्ट्रपति मानता ही नहीं हूं। अरे आप कौन होते हो भाई वाले? उस देश की जनता ने चुना है। एक स्वतंत्र देश है ईरान, जिसके अंदर एक सेना है, आप लोग सुनते होंगे IRGC, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये उनकी सेना है। ईरान सरकार उन सैनिकों को हथियार दे रही है, अस्त्र शस्त्र दे रही है,
वेतन दे रही है। और अमेरिका कहता है कि मैं इस सेना को, इस जो IRGC है उसको मैं सेना ही नहीं मानता, ये तो आतंकवादियों का समूह है। अब IRGC में 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं उनके, 2 लाख से ज्यादा। अमेरिका कहता है कि ये सारे के सारे आतंकवादी हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया में जो सनक सवार है, एक तानाशाह पागल व्यक्ति की, और एक पागल व्यक्ति, जिस प्रकार शकुनी ने महाभारत करा दिया था, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है पूरी दुनिया को जलाने के लिए कगार पर खड़ा है। यहां पर सबसे पहले बात आती है दुनिया के प्रत्येक देश को अपने आप को बचाए रखने की, क्योंकि कहा जाता है कि 2 साँड़ों के बीच की लड़ाई में सामान्य सा व्यक्ति है वो पिसता है। तो फिलहाल भारत की स्थिति उस सामान्य व्यक्ति की तरह है जो 2 ध्रुवों में बटी हुई दुनिया में अपने आप को बचा रहा है। ना सिर्फ भारत, बल्कि आप देखें चाइना तो हमसे बड़ी शक्ति है। चाइना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, वो अपने आप को बचाए रखे है। वो ईरान से और इजराइल से, अमेरिका से शांति की अपील कर रहा है। ईरान के पक्ष में खुलकर चाइना भी नहीं आ रहा है, रशिया भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी देश के स्वहित जो हैं वो आड़े आते हैं। ये वीडियो जो थी हमने न्यूट्रल भाव से बनाई थी, अपना विवेक था, उस विवेक के ऊपर हमने इस वीडियो को तैयार किया था। हमारा जो ज्ञान का दृष्टिकोण है, हो सकता है हमसे कोई चीज छूट गई हो, लेकिन हमारा बिल्कुल न्यूट्रल भाव से शायद रिसर्च था, उस रिसर्च के ऊपर हमने अपना जो दृष्टिकोण था वो तैयार किया। इसमें किसी भी एक पक्ष की तरफ हमने झुकाव नहीं रखा, बल्कि जो जो चीजें होनी चाहिए थी या हो रही हैं, हमारे दृष्टिकोण से वो चीज हमने आपके सामने रखी है। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आया हो, या हो सकता है ना आया हो। जिन्हें आया है वो भी हमें प्रोत्साहित करें, हम आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि एक नया प्रयोग है। और जिन लोगों को पसंद नहीं आया हमें बताएं, ताकि हम आपके दृष्टिकोण से सोचें। लेकिन अनुरोध यही रहेगा कि इस जो भी आप सुझाव देंगे या जो आपकी सोच है, वो सोच राजनीतिक पैमाने से ना हो, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी नहीं, इन सब से हटके राष्ट्रवादी सोच होना चाहिए, राष्ट्र के लिए होना चाहिए। राष्ट्र के लिए जो दल अच्छा कर रहा है उस दल को शाबाशी मिलना चाहिए, जो दल राष्ट्र के लिए गलत कर रहा है उसकी जो है खंडन होना चाहिए। ये सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद।